हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं रैखिक असमीकाओं के बारे में। आप कक्षा 11वीं में है, गणित विषय आप पढ़ रहे हैं और रैखिक असमीकाएं पाठ 6 के अंदर आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। रैखिक असमीकाएं कक्षा 11वीं के साथ साथ 12वीं में भी ज़रूरी है। 12वीं में एक अध्याय आता है रैखिक प्रोग्रामन, जिसमें ज़रूरी सिर्फ इतना होता है कि आप आरेख बना लें, वही जो हम अभी यहाँ सीखेंगे। इसके बाद आप उसे कुछ बिंदुओं की मदद से उच्चतम और न्यूनतम मान निकाल लें। वो 12वीं का पाठ है, लेकिन जो एक ज़रूरी भाग हो जाता है वो अपन यहाँ अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप सभी विद्यार्थियों को ये पता भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 6 से 12 तक अपने अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, किसी भी राज्य में पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैग्नेट ब्रेन्स अपनी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करता है। आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। इसमें कोई भी पार्ट छूटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी के 4 सवाल कराएं और बोले 10 बाकी रह गए, उनको देखने के लिए पैसे दो, वैसा कुछ भी नहीं है। एक एक सवाल, एक एक उदाहरण आपको यहाँ पर हल कराया जा रहा है, वो भी पूरी तरह से मुफ्त, वो भी आपके भाषा में, हिंदी भाषा में जिसमें आप पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे हिसाब से आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे दो चर राशियों की असमीकाओं का निकाय हल। इसके कुछ उदाहरणों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले निकाय का मतलब क्या है? निकाय का मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। असमीका आप देख चुके हैं, दो चर वाली असमीका। अब देखो, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x प्लस वाई 4 से बड़ा होना चाहिए। मैंने आपसे एक छोटी सी बात ऐसी कही, तो आपने कहा कि इसे तो बहुत सारे x है, ठीक है। मैं कुछ कुछ हल लिखता हूं, आप बताना वो इस चीज को संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। मैं यहां x की टेबल बना देता हूं और यहां y का मान रख देता हूं। क्या x प्लस वाई 4 से बड़ा होगा या नहीं होगा? अपन लिख लेंगे वो बिंदु संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपने x बराबर 3 रखा और y बराबर 0 रखा, तो 3 प्लस 0 4 से बड़ा नहीं है, मतलब ये चीज संतुष्ट नहीं करेगी, है ना। अगर आपने x का मान, उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 रखा और y का मान 3 रखा, तो ये चीज संतुष्ट करेगी। हाँ जी। अगर आपने x का मान -1 रखा और y का मान 10 रखा तो भी सही है। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि x और y सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या है, मैंने ये तो नहीं कहा अभी, ठीक है। मैंने कहा कि x का मान √3 रख दो और y का मान 4 √3 रख दो, तो भी √3 + 4 √3 5 √3 जो 4 से बड़ा होगा। फिर मैंने कहा कि x का मान -10 रख देते हैं, y का मान 100 रख देते हैं, ये बात भी सही है। अगर x का मान 0 रखता हूं, y का मान 0 रखता हूं, तो ये बात गलत है। इसका मतलब कुछ बिंदु हैं जो इस चीज को संतुष्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, फिर मैंने आपसे यहां कुछ और चीजें रखने के लिए कहा, मतलब कुछ और बातें अपन ने की, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसी के अंदर एक और चीज यहां जोड़ दी कि x धनात्मक है और y भी धनात्मक है। मैंने दो कथन और जोड़ दिए, मतलब ये बात तो सही हो, साथ में x और y ये दोनों भी धनात्मक हो, तो ये तो असमीका थी एक, ये भी एक असमीका है और ये भी एक असमीका है, मतलब ये असमीकाओं का निकाय बन चुका है। और अब हम सिर्फ एक असमीका का हल नहीं निकालेंगे, हम इसके साथ उस असमीका का हल निकालेंगे। मतलब हमारे दिमाग में ये बात भी होगी कि x धनात्मक हो, हमारे दिमाग में यह बात भी होगी कि y धनात्मक हो और x प्लस वाई 4 से बड़ा हो, तो जो बात आप यहां बोल रहे थे अब वो गलत हो जाएगी और यहां वाली बात भी गलत हो जाएगी। बात में दम है? बात ठीक है ना। इसका मतलब एक असमीका के साथ दूसरी असमीका, दोनों को एक साथ संतुष्ट कराकर हल निकालना ही हमारा यहां पर काम होगा। क्या ये बात ठीक है क्या? चलिए, जैसे यहां पर ऐसा और बोल सकते थे कि ऐसे तो हल निकालना है, लेकिन x जो है वो y से बड़ा है। x किससे बड़ा है? y से बड़ा है। तो अब ना तो ये हल आएगा ना ये हल आएगा, क्योंकि सभी के मतलब सारों के सारे हल जो है वो फेल हो गए।
अगर x का मान 4 लोगे तो y का मान 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, लेकिन x का मान 4 नहीं ले सकते क्योंकि x को y से बड़ा रखना है और दोनों को धनात्मक रखना है। तो एक से ज्यादा असमीकाओं को एक साथ ऑपरेट करना ही अब हमारा काम होगा। और इनको कैसे हल करेंगे सर? तो सीधी सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसी टेबल तो बनानी नहीं है, मैंने टेबल आपको बनाने के लिए दे दी, बस समझाने के लिए। आपको क्या करना है इस पर ध्यान देते हैं। इस टेबल को अपन हटाते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई समस्या आती है, अभी इसे भी हटाते हैं, अभी सिर्फ इन दो चीजों पर बात करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये समीकरण बनाना आना चाहिए, इसका हल बनाना आना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है सर। क्या मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 4 मिलेगा? मिलेगा। अगर मैं x का मान 4 रखूंगा तो क्या y का मान 0 मिलेगा? मिलेगा। तो इस असमीका को जब मैं बनाने जाऊंगा तो फोटो तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4, तो 4,0, उसके बाद 1 2 3 4 0,4। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एक बिंदु, एक रेखा मिलेगी x प्लस वाई बराबर 4। अपन तो ये देख चुके हैं, कब से ही देख चुके हैं। उसके बाद ये कि x प्लस वाई 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर x प्लस वाई 4 से बड़ा होना चाहिए तो आपने देखा कि आप यहां पर जो भी हल होता था उसमें 0,0 रख के देखते थे। यहां हमने 0,0 रखा तो क्या 0 प्लस 0 4 से बड़ा है? नहीं है। चाहो तो रख के देख लो, 0 प्लस 0 क्या 4 से बड़ा है? नहीं है। मतलब वो क्षेत्र जिसके अंदर 0,0 है वो हल क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। मतलब इस रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जहां 0,0 है वो हल क्षेत्र नहीं है। तो फिर कौन सा क्षेत्र है जहां 0,0 नहीं था? अभी तक अपन ऐसी बातें कर रहे थे ना, यही सही था अपना तरीका। ये इस तरह से हम लोग हल लिखते आ रहे थे अभी तक। हाँ जी सर, अभी तक हम लोग ऐसे ही हल लिखते चले आ रहे थे और हमें कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे हल लिखने में। लेकिन फिर ये दोनों चीजें और जीवन में आई तो इन दोनों के आते ही हमने कहा कि हमें इन दोनों के बारे में भी बात करनी है। फिर बोला कि देखो यार, x भी धनात्मक होना चाहिए, y भी धनात्मक होना चाहिए। खैर, इन दोनों को साथ में लिखकर ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश के बारे में बात करनी है। क्या आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं? जो नहीं है वो कमेंट कर दे कि सर हमें नहीं पता कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया प्रथम चतुर्थांश। x धनात्मक y धनात्मक प्रथम चतुर्थांश में ही होता है। जब हम 4 टुकड़े करते हैं तो यहां x धनात्मक और यहां y धनात्मक, यहां x ऋणात्मक y धनात्मक, यहां x ऋणात्मक तो y भी ऋणात्मक, और यहां x धनात्मक y ऋणात्मक। तो x धनात्मक y धनात्मक सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश को अगर मैं कलर करने की कोशिश करूंगा तो प्रथम चतुर्थांश तो ऐसा ऐसा है। तो अब क्या आपको एक बात समझ में आई कि इस रेखा और प्रथम चतुर्थांश की मदद से बनने वाला क्षेत्र हल क्षेत्र होगा? तो वो वाला क्षेत्र जो प्रथम चतुर्थांश के अंदर नहीं है, हम उस क्षेत्र को हटा देंगे और ये वाला हमारा जो क्षेत्र होगा वो नया हल क्षेत्र होगा। रेखा भी चली गई इसके साथ में। तो अब हमें दो रेखिक असमीकाओं को एक साथ बनाने के बाद हल करना है, बस इतनी सी बात है। इस वाले क्षेत्र के अंदर ये वाला क्षेत्र आ रहा था पर ये प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, ये वाला क्षेत्र भी प्रथम चतुर्थांश में नहीं, इसको हटा दिया। इसके ऊपर जितना क्षेत्र है जो प्रथम चतुर्थांश में है वो हल क्षेत्र है, वो है, बाकी नहीं है। तो सीधी सीधी बात ये कि अब हमें एक से ज्यादा रेखिक असमीकाओं को एक साथ हल करके उनका हल क्षेत्र निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो, ये तो ठीक है, लेकिन x माइनस वाई 3 से छोटा हो को आरेखीय या आलेखीय विधि से हल करना है। मतलब आपको आलेख बनाने और पता करना है कि ये दोनों
एक साथ किस किस क्षेत्र के अंदर संतुष्ट होते हैं। चलिए मैं आपको हल करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इन दोनों को अलग अलग बनाने की कोशिश कीजिए, मतलब आप कोशिश कीजिए कि आप इसे अलग ट्रीट करें। x प्लस वाई 5 से बड़ा या 5 के बराबर, दूसरा x माइनस वाई 3 से छोटा या 3 के बराबर। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा, क्या रखा, या सबसे पहले आपने क्या बनाया, सबसे पहले आपने एक रेखा बनाई x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 को बनाने के लिए आपको दो बिंदु चाहिए। तो पहला बिंदु, सर जब मैं x बराबर 0 रखता हूं तो y का मान मुझे 5 मिलता है इस रेखा में, और जब मैं y का मान 0 रखता हूं तो मुझे x का मान 5 मिलता है इस रेखा में। मतलब x प्लस वाई बराबर 5, 0,5 और 5,0 से पास होने वाली एक रेखा होगी। चलिए तो अपन यहां पर, ये तो 0,0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये है 5,0 और ये वाले बिंदु भी 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये भी है 0,5। अगर आप इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो आपको एक रेखा मिलेगी जिसका मतलब होगा x प्लस वाई बराबर 5। ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 5। लेकिन हमें x प्लस वाई 5 से बड़ा चाहिए। हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई 5 से बड़ा चाहिए। तो x प्लस वाई अगर 5 से बड़ा है तो आपने अब क्या रखा, 0,0 रखकर देखा, तो क्या 0,0 5 से बड़ा है, नहीं। किस में रखा, असमीका में। रेखा का समीकरण बनाने के बाद असमीका में कोई एक बिंदु रख दो जो रेखा पर नहीं है। तो रेखा पर 0,0 नहीं है, इसलिए अपन ने रख के देख लिया। तो 0,0 रखा तो क्या 0 5 से बड़ा या 5 के बराबर है, असत्य है सर। अगर ये बात असत्य है तो वो क्षेत्र जहां पर 0,0 है हल क्षेत्र नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो मैं लिख सकता हूं कि इस रेखा का हल क्षेत्र इसके ऊपर वाला क्षेत्र होगा, ऐसा कुछ। यहां बराबर की बात भी है। अगर बराबर की बात है तो हम रेखा को भी इंक्लूड करके चलेंगे। उसको बनाते हैं, बराबर वाले को देखेंगे। बराबर वाले की बात है, मतलब रेखा भी हमारे हल क्षेत्र के अंदर आएगी। चलो इसे बना लेते हैं। जब यहां पर बराबर वाली असमीका होती है, मतलब ये जो समीकरण है x प्लस वाई वो 5 के बराबर या 5 से बड़ा है, तो बराबर वाली बात होती है, तब ये जो रेखा बनती है ये भी हमारा हल क्षेत्र होती है, ऐसा कुछ। दूसरी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी रेखा है x प्लस वाई या x माइनस वाई 3 के बराबर या 3 से छोटा। तो मैंने कहा x माइनस वाई बराबर 3 पहले बना दिया जाए। x माइनस वाई बराबर 3 का मतलब, सबसे पहले x का मान 0 अगर रखोगे तो y का मान -3 आएगा, और जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान 3 आएगा। तो 0, -3 और 3,0। ठीक है सर जी। तो कौन कौन से बिंदु हैं, 0, -3, तो 1, 2 और 3, 2 और 3, तो ये 0, -3 है। 0,3 का मतलब ये वाले बिंदु। अगर इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करूंगा तो एक रेखा ये वाली बनेगी जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं अभी। ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है x माइनस वाई बराबर 3। ये वाला पूरा लाल क्षेत्र कौन सा है, ये वाला लाल क्षेत्र है x प्लस वाई 5 से बड़ा या 5 के बराबर। अब ये दूसरी रेखा बनी, उसी के ऊपर, इसी आरेख के ऊपर दूसरी रेखा बनी। दूसरी रेखा क्या कहती है कि x माइनस वाई 3 से छोटा या 3 के बराबर हो। यदि 3 से छोटा या 3 के बराबर हो तो आप यहां पर 0,0 रखकर देखिए, क्या 0,0 3 से छोटा या 3 के बराबर है, ये बात सत्य है। तो इस रेखा के द्वारा जिन दो, इस पूरे तल के दो टुकड़े किए गए हैं, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों टुकड़ों में से वो टुकड़ा जहां 0,0 उपस्थित है, कहां है, यहां,
तो इस रेखा के ऊपर वाला तल जो है, ऊपर वाला टुकड़ा जो है वो हमारा हल क्षेत्र है। तो हल क्षेत्र कौन सा होगा? हल क्षेत्र ये वाला होगा इस रेखा के। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो बराबर वाला चिन्ह भी था, बराबर वाला चिन्ह था, मतलब इस रेखा के बराबर भी हमको x और y दोनों चलते। यहां पर भी बराबर का चिन्ह है। अगर बराबर का चिन्ह है तो ये रेखा भी हम हल क्षेत्र के अंदर ले लेंगे, मतलब ये वाली रेखा भी हल क्षेत्र का एक भाग है। अब मुझे वो क्षेत्र बताओ जो इन दोनों के अंदर उपस्थित है। मुझे वो क्षेत्र बताओ जो इन दोनों के अंदर उपस्थित है, जो पहले वाले क्षेत्र के अंदर भी उपस्थित था और जो दूसरे वाला जो क्षेत्र है x माइनस वाई 3 से छोटा या 3 के बराबर, उसके अंदर भी उपस्थित था। तो सर आप कहोगे कि ये जो क्षेत्र है ना इस रेखा के नीचे, यहाँ x प्लस वाई तो 5 से बड़ा या उसके बराबर है, लेकिन x माइनस वाई 3 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्र हटा दो। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं, वो क्षेत्र जहां ये दोनों दिख रहे हैं ना, उनको रख के बाकी सब कुछ हटा दो, और कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो आपका जो अभी हल क्षेत्र होगा वो क्षेत्र होगा जिसके अंदर ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये भी और ये भी। यहां आपको ये नहीं बोला है कि प्रथम चतुर्थांश है कि द्वितीय चतुर्थांश है, इसीलिए अब थोड़ा सा फिजा बदली है। चलिए, तो इस तरह से आरेख अब बनाने हैं। आप परीक्षा में इतनी लाइन ना खींचेंगे, मतलब परीक्षा में जब कॉपी में आप इतनी सारी लाइन खींचेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। कम लाइन खींचिएगा शुरू में, बाद में जब हल क्षेत्र बन जाए तो भले ही आप उसमें कितनी रेखा खींच दे, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने शुरू में दोनों साइड बहुत ही कम 3-3, 4-4 रेखाएं खींची थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब हल क्षेत्र बनने के बाद में रेखाएं बहुत सारी खींच दूंगा। अगर मैं यहाँ बहुत सारी रेखाएं खींचता तो शायद वो बहुत अच्छा आपको भी नहीं दिखता और जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको भी नहीं दिखेगा। चलिए, तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर पहला जो सवाल है वो समाप्त होता हुआ। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में आ चुकी है या पूरी बात समझ में आ चुकी है तो भी कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि सर हमें बात समझ में आई है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 8x प्लस 3y 100 से छोटा या 100 के बराबर हो और दूसरा x धनात्मक हो और y धनात्मक हो। अंग्रेजी में इन्हें कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। आरेखीय विधि है, निकाय है। तो देखो इन दोनों की मदद से x धनात्मक या x, अच्छा इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, पहले इन दोनों पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे हम लोग। पहले अपन इन दोनों पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो देखो चर्चा ऐसी है कि इसका मतलब क्या है, x धनात्मक या x शून्य के बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, y धनात्मक या y शून्य के बराबर। जब मैं कहता हूं y शून्य के बराबर है, ध्यान से सुनना, या x शून्य के बराबर है, इसका मतलब तो y अक्ष होता है। मतलब मुझे अभी y अक्ष को भी हल क्षेत्र के अंदर लेकर चलना है। जब मैं एक y बराबर 0 कहता हूं तो इसका मतलब x अक्ष होता है। इसका मतलब मुझे हल क्षेत्र के अंदर x अक्ष को भी लेकर चलना है। आपको शायद ये बात एकदम से समझ में ना आए तो मैं आपको दो अलग अलग चीजों के आरेख बना के बता देता हूं। पहला तो x धनात्मक y धनात्मक, दूसरा x धनात्मक 0 y धनात्मक और 0। दोनों केस में बराबर वाले चिन्ह का भी इंपॉर्टेंस है और वही है, पहले केस में अगर बराबर वाला चिन्ह नहीं है तो पहले केस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ प्रथम चतुर्थांश, जहां x और y दोनों धनात्मक है। इसका मतलब तो ये है। दूसरे वाले क्षेत्र का मतलब क्या है, दूसरा वाला क्षेत्र में चूंकि x और y दोनों शून्य हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, दूसरे वाले क्षेत्र में
चूंकि x और y दोनों शून्य भी हो सकते हैं, तो आप जो क्षेत्र लेंगे ना उसमें प्रथम चतुर्थांश तो लेंगे ही लेंगे। वो तो x धनात्मक y धनात्मक वाला कॉन्सेप्ट है ही, उसमें तो दिक्कत नहीं है। अपन प्रथम चतुर्थांश क्यों लेंगे? क्योंकि x धनात्मक है, y धनात्मक है, लेकिन मुझे ये भी साफ साफ कहा जा रहा है कि x शून्य हो सकता है और y भी शून्य हो सकता है, इसीलिए मैं इन दोनों अक्षों को भी ले लूंगा। ये दोनों भी होने चाहिए कि x भी शून्य हो, y भी शून्य हो, प्रथम चतुर्थांश में हो। तो ये जो कहानी है ये भी आपको लेकर चलनी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए यहां पर हम सिर्फ इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश नहीं बोलेंगे, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश नहीं है। x धनात्मक y धनात्मक तो प्रथम चतुर्थांश है। अगर x धनात्मक एवं 0 है, y धनात्मक एवं 0 है, तो x और y प्रथम चतुर्थांश के अलावा x अक्ष और y अक्ष पर भी हो सकते हैं। x अक्ष और y अक्ष प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश के अलावा ये बीच की पार्ट है, मतलब ना तो वो प्रथम चतुर्थांश में है ना द्वितीय चतुर्थांश में। ये जो अक्ष है वो ना तो इधर है ना इधर है, इन दोनों को अलग अलग करने वाली रेखा है। जैसे दो देशों के बीच की रेखा होती है ना, वो ना तो पहले देश में होती है ना दूसरे में होती है, वो बस दोनों को पार्ट करती है। इसीलिए चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ चुके हो तो अपन मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है ये सवाल। क्या है सवाल के अंदर? सवाल के अंदर मुझे यहां पर दिखा 8x प्लस 3y 100 या 100 से छोटा। अब देखिए, ऐसा आरेख बनाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत ये होगी यहां पर कि जब आप x को शून्य रखेंगे, आप सरल रेखा का आरेख बनाएंगे, है ना? आप सरल रेखा का आरेख बनाएंगे तो आप सबसे पहले तो ये सरल रेखा लेंगे 8x प्लस 3y बराबर 0। अब इसमें अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो 3y बराबर 100। 3y बराबर 100 का मतलब 100/3, 100/3 33 दशमलव कुछ कुछ होता है, मतलब एक परफेक्ट नंबर नहीं मिलने वाला है, तो अपन लगभग मान पर भी बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब x बराबर 0 है तब 3y बराबर 100 है, इसका मतलब y बराबर 100/3 है। तो हमें एक बिंदु मिला जहां x का मान 0 है और y का मान 100/3 है। 100/3 का मतलब 33.33, मतलब 33 के ऊपर एक बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? दूसरा बिंदु लिख सकते हैं कि जब y का मान 0 है, जब y का मान 0 है तो 8x बराबर 100 है, इसका मतलब x बराबर 100/8 है। दोनों को 4 से काटोगे तो x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 25/2। 25/2 मतलब 12.5। तो x का मान तो 12.5 है और y का मान 0 है, और क्या है? इसका जो मतलब है, इसका मतलब है x का मान तो 0 है और ये 33.3 है। कितना? 33.3। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? तो अब इन दोनों पर बात करते हैं। x का मान 0, y का मान 33.3, y का मान 0, x का मान 12.5। अब ये मान बनाने के लिए हमें थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, तो चले हो जाते हैं। हम कुछ ऐसे बिंदु आरेख पर बनाएंगे जो थोड़े से हमें अजीब से दिखते हों। अजीब से दिखते हो मतलब हमने बोला कि अगर मुझे 12.5 x पर और 33.3 y पर बनाना है तो मैंने 10-10 के अंतराल बनाए, 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3। मेरा आरेख लगभग आरेख बनेगा। तो ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। यहां पर भी 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो जब x का मान 0 है, y का मान 33.3 है,
तब मैं कह सकता हूं कि 30 के थोड़ा सा ऊपर, मान लेते हैं ये 40 है, तो 30 के थोड़ा सा ऊपर 33.3 होगा। मैं लगभग आरेख बना रहा हूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा, ऐसा हुआ। ठीक है, 0.33.3, 5 नहीं, 33.3, मतलब लगभग है। और जब y का मान 0 है तो x का मान 12.5 है। तो अगर ये x का मान 12.5 है तो y का मान 0 है। अब इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो हमारे पास जो रेखा बनी वो लगभग एक ऐसी रेखा बनती हुई। चलो यार थोड़ा सा इसे फिर से बना देंगे, 40 को हटाते हैं, ऐसा कुछ, चलो ठीक है, लगभग तो बन ही गया। तो ये है 8x + 3y बराबर 100। अब क्या है, आपको ये बोला है कि 8x + 3y 100 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर बराबर की बात हो रही है तो बराबर में तो पहले मैं इस रेखा को फिर से ले सकता हूं। जब बराबर वाली असमीका होती है तो अपन रेखा को फिर से इंक्लूड कर लेते हैं ना। जब बराबर वाली असमीका होती है तो हम रेखा को फिर से इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अभी क्या होगा उस पर ध्यान दो। x बराबर 0, y बराबर 0, जब x और y दोनों 0 होंगे तो क्या ये दोनों का मान x बराबर 0, y बराबर 0 पर, x बराबर 0, y बराबर 0 पर, x बराबर 0, y बराबर 0 मतलब 0,0 पर 8 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 क्या 0 से या 100 से छोटा है? बात सही है, ये तो 0 ही हो रहा है, 0 100 से छोटा रहता है। मतलब इस वाले क्षेत्र के अंदर जो इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में 0,0 है वो पूरा का पूरा हल क्षेत्र होगा। और अभी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, आपको यह बोला गया है साथ में कि x धनात्मक 0 होना चाहिए, y धनात्मक 0 होना चाहिए। मतलब ये तो प्रथम चतुर्थांश और x अक्ष तथा y अक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, x अक्ष तथा y अक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनसे तीनों से जो बनने वाला क्षेत्र है, अब मैं इन रेखाओं को क्यों लूंगा जो प्रथम चतुर्थांश के अंदर नहीं है? आप खुद ही बताओ। मैं तो उन्हीं रेखाओं को लूंगा ना जो प्रथम चतुर्थांश के अंदर है। मतलब जो हल क्षेत्र अभी होना चाहिए वो वाला क्षेत्र होना चाहिए जो प्रथम चतुर्थांश में है, या तो x अक्ष पर है या y अक्ष पर है, या फिर उन तीनों बिंदुओं पर जहां पर ये रेखा है। ये आपका हल क्षेत्र है। लेकिन सर ये वाली जो लाल रेखा है क्या ये भी हल क्षेत्र है? नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में बात करनी है। तो ये वाली जो लाल रेखा है ये तो हल क्षेत्र के अंदर है ही नहीं। तो फिर इतना सा है बस, ये यहां तक। उसके बाद की जो रेखा है जो हल क्षेत्र के अंदर नहीं है, मैं उसे जैसी थी वैसी बना देता हूं। बस इतना सा है। इस क्षेत्र के अंदर ये जो क्षेत्र है यहां पर 8x + 3y 100 से छोटा या 100 के बराबर है। साथ ही साथ x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, y जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। बहुत प्यारा ये सवाल था, कोई बात नहीं। तो यार अगला सवाल शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से वही निवेदन है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी कंजूसी मत करो। जो परेशानी हो उसको कमेंट में बता दिया करो, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो भी बता दिया करो कि सर समझ में तो आ ही रहा है, अच्छी बात है। एक्स, अब देखिए 4 एक साथ कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं, मतलब ये दो तो असमीका है और ये 2 कंस्ट्रेंट है। ठीक है, खैर इन दोनों पर तो ज्यादा बात करनी नहीं, हो चुकी है, इन दोनों पर बात करनी है। मतलब अब हमें 2 असमीकाएं एक साथ बनानी है। पहला x + 2y 8 से छोटा या 8 के बराबर, दूसरा 2x + y 8 से छोटा या 8 के बराबर। ओके,
दोनों में 8 है और दोनों में छोटा ही भाग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। फास्ट मतलब सबसे पहले स्टेप x प्लस 2y बराबर 8, बहुत अच्छी बात। जब मैं x को 0 के बराबर रखता हूं तो y का मान 4 मिलता है, जब y को 0 के बराबर रखता हूं तो x का मान 8 मिलता है। मतलब इस रेखा के समीकरण को बनाने के लिए x 0,4 और 8,0 की आवश्यकता है। चलिए तो इन दोनों को बना लेते हैं फिर। 0,8 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना ठीक है, लगभग अपना जो आरेख है वो बना है। तो सबसे पहला बिंदु कौन सा है? 0,4। 0,4 मतलब 1 2 3 4। मैं सारे बिंदु पता है क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि सारे बिंदु लिखते में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आरेख हो जाएगा। 0,4। दूसरा बिंदु 8,0। 8,0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये वाला जो बिंदु है वो है 8,0। तो 8,0 इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बनती है। इस रेखा का जो नाम है वो है x प्लस 2y बराबर 8। तो इस रेखा का नाम है x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा, अच्छा दूसरा ये कि ये 8 से छोटा होना चाहिए। तो आपने जब x का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, मतलब मूल बिंदु पर चेक कर लो कि इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु है या नहीं है। तो 0 प्लस 0, ठीक है, 0,0 पर, तो 0 प्लस 2 गुणा 0 क्या 8 से छोटा है? बिल्कुल सही बात है, ये बात सत्य है अगर ये 8 से छोटा है तो। अब एक बात बताओ मुझे, सर अगर 0,0 उसी रेखा पर स्थित हुआ तो हम कोई और बिंदु रख देंगे, 1,0 रख देंगे, 2,0 रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो 0,0 रखने पर 0 8 से छोटा आया, मतलब इस वाली रेखा का जो हल क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है जहां 0,0 हल क्षेत्र के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, अपन 3-4 लाइन खींच के समझ सकते हैं कि रेखा के नीचे वाला क्षेत्र हल क्षेत्र है। चलिए दूसरी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी रेखा क्या है? 2x प्लस 8y। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा 2x प्लस y बराबर 8। तो जब x बराबर 0 तो y का मान तो हो गया 8, देख लो। जब y का मान 0 तो x का मान हो गया 4। बस उन दोनों से उल्टे बिंदु है। 0,4 था वो 4,0, 0,8 8,0 था ये 8,0, तो 1 2 3 4 ये वाला बिंदु 4,0, और यहां 4 था तो 5 6 7 8 मतलब 8,0 ये वाला बिंदु। 0,8 8,0 नहीं, 0,8। इन दोनों को बनाया जाए, मतलब इन दोनों को लिखा जाए एक साथ, ऐसा कुछ। ये रेखा कौन सी है? ये है 2x प्लस y बराबर 8। अब क्या? अब अगर मैं यहां पर 0,0 रखता हूं तो 0,0 रखने पर 2 गुणा 0 प्लस 0 क्या 8 से छोटा या 8 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, 8 से छोटा 8 के बराबर है। इसका मतलब 0,0 हल क्षेत्र के अंदर होगा, और अगर 0,0 हल क्षेत्र के अंदर होगा तो ये बात सत्य है ना? अगर सत्य है तो 0,0 अगर हल क्षेत्र के अंदर होगा तो इस रेखा के इधर वाला जो भाग है जहां 0,0 आपको मिलता है वही हल क्षेत्र होगा। अब मुझे आप बता सकते हैं, ये तो ठीक है इन दोनों के द्वारा बना आरेख। उसके बाद बाकी तीसरे और चौथे नंबर पे लिखा है कि x धनात्मक या 0, y धनात्मक या 0। मतलब मैं सिर्फ प्रथम चतुर्दांश से आगे नहीं जा सकता। तो अगर प्रथम चतुर्दांश से आगे नहीं जा सकता तो देखिए ऊपर वाला क्षेत्र तो किसी काम का नहीं, ये वाले क्षेत्र में ये वाली रेखा का क्षेत्र नीचे है, ये वाली रेखा का क्षेत्र इधर है,
तो अब जो आपको इतना खतरनाक सा आरेख दिख रहा है, मैं बड़ी सावधानी से इसमें से कुछ भाग हटाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि हम जो मेन क्षेत्र है उसे ही बना ले। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा क्षेत्र हल क्षेत्र है। देखना ध्यान से। सबसे पहले चारों जगह ये दिया हुआ है कि x ये भी बराबर हो सकता है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब x प्लस 2y 8 के बराबर हो सकता है, 2x प्लस y 8 के बराबर हो सकता है, x 0 के बराबर हो सकता है, y 0 के बराबर हो सकता है। अगर x 0 के बराबर या y 0 के बराबर हो सकता है तो ये जो क्षेत्र है मतलब इसमें y अक्ष आ सकता है। अगर y अक्ष आ सकता है तो x अक्ष भी आ सकता है। देख लो फटाफट। तो भाई साहब वो वाला क्षेत्र जहां y अक्ष आ रहा है और हमारा क्षेत्र भी आ रहा है, x अक्ष भी आ रहा है। x अक्ष क्यों आया? क्योंकि y बराबर 0 है। y अक्ष क्यों आया? क्योंकि x बराबर 0 है। तो ये क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, क्योंकि इन दोनों की मदद से यही क्षेत्र बनता है, तो इतना जो क्षेत्र है वही हमारा काम का क्षेत्र है। चलिए, तो इसे हम कहेंगे हमारा हल क्षेत्र। हल क्षेत्र ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस रेखा के नीचे वाला भाग, इस रेखा के इधर वाला भाग x अक्ष के ऊपर, y अक्ष के साइड में, और इसके अलावा x और y अक्ष भी हमें 0 करना थे। इन रेखाओं को भी लेना था। इसे ही हम हल क्षेत्र कहेंगे। अच्छा, एक चीज यहां आप नोट कीजिए कि यह हल क्षेत्र तो है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपको पता है यहां कुछ इस हल क्षेत्र को आप कह सकते हैं सर ये ना एक तरह का चतुर्भुज है। बिल्कुल चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो 4 बिंदु होंगे। हाँ जी। अब 12वीं कक्षा में इन 4 बिंदुओं पर बात होगी ये हल क्षेत्र बनाने के बाद। तो मतलब आधी 12वीं तो अपन ने यही पढ़ ली है ना। तो बस मतलब मैं बताता हूं ना उसमें 12वीं कक्षा में क्या होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आपके सामने ये 4 समीकरण थे। कौन कौन से? ये 4 असमीकाएं थी। ये चीज हो चुकी है। इन चारों असमीकाओं में x का क्या मान रखें, y का क्या मान रखें कि इसका अधिकतम मान आए। ये 12वीं है, देखेंगे। ठीक है, तो वो कुछ नहीं, वो 4 बिंदु से ही पता चलता है। खैर वो बात 12वीं की है, अभी बात 11वीं की है। और अगला सवाल भी, मतलब ये सवाल भी हम समाप्त कर चुके हैं। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि जब हमारे पास निकाय होंगे, मतलब एक से ज्यादा असमीका होगी, तब हम किस तरह से हल करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हल क्षेत्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों के सामने ये उदाहरण और ये टॉपिक समाप्त होता हुआ इसकी प्रश्नावली है जिसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप YouTube पर इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। www.magnetbrains.com पर जाइए, वहाँ पर आपको CBSE हिंदी माध्यम दिखेगा, CBSE इंग्लिश माध्यम के नीचे या साइड में आप क्लिक करेंगे कक्षा 11वीं पर और आपको मिलेगा गणित। गणित के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब बहुत सारे वीडियो में क्या है, बहुत सारे वीडियो मतलब वहाँ पर हर टॉपिक का नाम लिखा रहेगा। आपने टॉपिक पे क्लिक किया तो आपको बहुत सारे टॉपिक के सब टॉपिक लिखे रहेंगे। किसी भी सब टॉपिक पे क्लिक किया तो उस सब टॉपिक का जो वीडियो है वो चलना शुरू हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पर तो बहुत दिनों से देख ही रहे हैं। तो बस इतनी सी दरखास्त है कि आपको चूंकि पता है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन में आपकी स्कूल की शिक्षा सारे बोर्ड की 100% मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और मैग्नेट ब्रेन्स पर मुफ्त है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेट ब्रेन्स को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो उन लोगों को भी पता चले कि सब कुछ जो है वो मुफ्त है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।